हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज जुमा है, आपकी कॉल्स ली जाती हैं और बात सुनी जाती है। हमारे पहले कॉलर हैं राहील अशर कराची से। जी राहील भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम मुबशर ज़ैदी। वालेकुम अस्सलाम। जी अच्छा, मैं आज ज़रा बात करूंगा कराची के हवाले से। आपको याद होगा 27 अगस्त के बाद जो बारिश हुई थी कराची में, इमरान खान साहब आए थे जी, और उन्होंने 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया था कराची के लिए। जी। तो मैं पूछ रहा था वो पैकेज पैदल तो नहीं आ रहा इस्लामाबाद से, क्योंकि उसकी कोई खैर खबर नहीं है। दूसरी बात करूंगा, देखिए ये जो MQM और जो थी, मतलब कराची के हवाले से कराची की आवाम ने जिस तरह उनको सपोर्ट किया और जिस तरह उनके पास ताकत और इख्तियारात थे, उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं कि आखिरी 4 साल इख्तियारात का रोते रहे। MQM वालों से बात करते थे, कहते थे कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। PTI वालों से बात करें, वो 18वीं तरमीम को बीच में ले आते हैं। तो और अगली बात, आपको एक और बात बताऊंगा। थोड़े अर्से पहले एक नोटिफिकेशन आया था काबीना की तरफ से कि जी कोटा सिस्टम को उन्होंने इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। मेरा आपसे बेसिक सवाल ये है कि MQM के MNA MPA और PTI के MNA MPA जो कराची के इलेक्टेड थे, उन्होंने एक आवाज नहीं उठाई कि जी ये आपने क्यों इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो मेरा आपसे सवाल कराची जी बिल्कुल ठीक है। पहले सवाल का जवाब ये है कि ये जो 1100 अरब रुपए हैं ये पैदल नहीं आ रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि कैश जो है उसकी ट्रालियां भर के इस्लामाबाद से जो है कराची भेजी जाएंगी। मंसूबे जो हैं वो अनाउंस होंगे और हुकूमत सिंध कुछ कंट्रीब्यूट कर रही है, तकरीबन 700 अरब रुपए, 800 अरब रुपए, और बाकी जो है विफाक देगा जो भी कम होगा। तो उस तरह से मंसूबे बनेंगे। ऐसा नहीं कि कैश जो है वो ट्रालरों में आ रहा हो। जहाँ तक कोटा सिस्टम की बात है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए मुकर्रर किया था, लेकिन हर आने वाली हुकूमत जो है आज तक उसने जो है उस पर अमल पैरा रही है और वो अपने अपने तौर पे बढ़ाती रही है। सबसे पहले ज़िया-उल हक़ ने इसे 20 साल का किया और उसके बाद फिर हर हुकूमत जो है जब भी मुद्दत ख़त्म होती है बढ़ा देती। सो इट्स अ काइंड ऑफ रिचुअल। लेकिन 21वीं सदी में ये इरेलीवेंट हो चुका है, इसलिए कि देही इलाके नहीं रहे, शहरी इलाके जो है उस तरह नहीं रहे। तो कम्युनिकेशन और जो तालीमी सहूलतें हैं और जो बाकी जो सियासी मनूवरेबिलिटी है और जो प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरह डोमिनेट किया है, सरकारी सेक्टर पीछे हट गया है। तो मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली अब इररेलेवेंट हो चुका है कोटा सिस्टम अर्बन और रूरल के लिए। अच्छा, एक चीज़ मैं इजाफा करना चाह रहा हूँ। ये आपने बात की ना कराची पैकेज की, तो कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा भी आई थिंक इसी के अंदर डाला गया है। तो मैं पढ़ा था कि अब उसको ऑपरेशनल करेंगे, लेकिन जो टाइमिंग्स उसमें है मुझे एग्जैक्टली याद 16 नवंबर नहीं, वो तो डेट है। मैं बात कर रहा हूँ कि चलने वाली जो टाइमिंग्स हैं KCR की, वो रश आवर वाली नहीं है। तो ये यार वो सिर्फ टोकन है कि उन्होंने कहा है ऐसे हाजिरी लगाने के लिए। हाँ। इसलिए कि 24 घंटे में 4 ट्रेनें चलेंगी, वो भी 3-3 घंटे के वक्फे से। तो प्रैक्टिकली इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ। जो इसका मकसद है वो तो नहीं पूरा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सईद रशीद साहब हैं कराची से। जी सईद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। फरमाइए। मैं पहले आपको 2 वाक़या सुनाऊंगा जी, और फिर चीजों को आपके साथ दोनों में से एक सिलेक्ट कर लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। इसलिए बाकी कॉलर्स भी हैं। अच्छा, फरमाइए। देखें, एक आपको याद होगा अभी ट्रम्प के दौर में कुछ एजिटेशन शुरू हो गई थी, तो इन्होंने फौज को बुला लिया था। तो फौज को जब बुलाया तो एक दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ट्रम्प खड़े हुए थे और नेटो के चीफ खड़े हुए थे, मिच मैकॉनेल नेटो के चीफ थे। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके सेकंड डे नेशनल चैनल के ऊपर वो आया है नेटो का चीफ, और उसने माफी मांगी कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैं पॉलिटिकल आदमी के साथ खड़ा होकर मैंने इंप्रेशन दिया। अच्छा, वो एक सेकंड सर, वो नेटो का चीफ नहीं था, वो जनरल मिच मैकॉनेल थे, अमेरिकन मिलिट्री के। जी, ओबामा का दौर था 8-9 साल पहले, अफगानिस्तान के अंदर यही नेटो के चीफ आए और जनरल मैक्रिस्टल को जो है वो निकाला गया था। तो आपका पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट ये है कि जब भी कोई बात होती है फौरन हम गद्दार और ये बनाने शुरू कर देते हैं। जब इंडिया के अंदर ये जो ओबामा का केस हुआ, ऐसी किट लगाई इन्होंने कांग्रेस ने, और उन्होंने
ये जो कौवा मार दिया ये कैसे पता चला था? ये उनकी प्रेस में पहले आया था जो इन्होंने कहा 300 मार दिए उन्होंने। तो आप चाह रहे हैं कि हम भी किट लगाएं? अगर किट नहीं लगाएंगे, सही बात नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि देखें हमें अपने ये रवैये बदलने होंगे। आधा मुल्क हम गवा चुके हैं इसी चक्कर में। इन प्रिंसिपल यू आर राइट, इन प्रिंसिपल यू आर राइट। भाई मेरे ख्याल में सईद साहब, बात यह है कि पहले ही हम बारहा कह चुके हैं कि अब जो बातें कभी ड्राइंग रूम में हुआ करती थी अब वो सरेआम हो रही हैं। तो मक्खी स्पाई, हाँ, तो एनीवेज तो हाँ नहीं सर, इनके साथ मैं इनको एक अपडेट भी कर देता हूँ कि अभी ही वो यूएस मिलिट्री के जो आई थिंक टॉप जनरल, नाम मुझे याद नहीं है, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दी है कि जी जो हम ओथ लेते हैं वो हम किसी बादशाह या डिक्टेटर या इंडिविजुअल के लिए नहीं लेते, हम मुल्क के लिए लेते हैं, जो एक डायरेक्ट ट्रम्प को जवाब है बेसिकली, और भी लोगों के लिए। हमारा ओथ भी कमोबेश ऐसा ही है। अच्छा, हाँ, कि आइन की पासदारी करेंगे। इम्तियाज हुसैन साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी इम्तियाज भाई। वालेकुम सलाम। तीनों इंटेलेक्चुअल भाइयों को मेरा सलाम। बात दरअसल ये है कि 28 करोड़ आबादी जो अपने आज़ाद शुमार है, हर कोई गवर्नमेंट को, सियासतदानों को बुरा भला कहता है, मगर अवाम अगर खुद अच्छे होते, समझदार होते, सूझबूझ रखते, बेवकूफ बनने वाले ना होते तो ये हाल ना होता। देखिए कोरोना का तो मसला भाई 28 करोड़ कैसे आपने गिने? 22 करोड़ सॉरी। और ये जो मसला कोरोना का है, अच्छा बस ये तो जबरदस्त हो गया ना कि अगर आपने तो सारा अवाम पे ब्लेम कर दिया। जिस दिन अवाम सही होंगे, नॉर्मल जिस दिन तेल होगा उस दिन राधा नाच भी लेगी। आपका बहुत शुक्रिया। हैदर रजा साहब है कराची से। अस्सलाम वालेकुम हैदर साहब। वालेकुम सर जी, आप तीनों को मेरा अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको बताऊं, पुराना कानून में भी पीटीसीएल के हवाले से सारी बातें आपसे होती रही है मेरी। अच्छा, आज जो मैं बात करूंगा तो तफसीली सी बात है, मतलब ये उसको कीजिएगा। देखें, ये कम्युनिकेशन का महकमा हमारा जो था, इसको एतसलात ने लिया। अच्छा, एतसलात वाले दुबई वाले हैं, और दुबई वालों ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। ठीक है। और ये हमारा जो कम्युनिकेशन है उनके हाथ में है, और हमारी जो सीक्रेसी है वो भी बिल्कुल वो दोनों का ताल्लुक क्या है? दोनों का ताल्लुक क्या है? तो एतसलात का तो उन्होंने 10 साल पहले लिया था, इसराइल को अब तस्लीम किया है। दोनों से कहने का मतलब ये है कि जब ये क्या कहते हैं मामला चल रहे हैं, और हमारे तो दुबई से मामला भी सही नहीं है। अच्छा, उन्होंने हमें $800 मिलियन देने थे, वो आज तक उन्होंने दिए। तो क्या करें? तो क्या चाह रहे हैं आप? क्या चाह रहे हैं? आप ये देखिए कि वो जब चाहेंगे, जिस वक्त चाहेंगे, आपका स्विच ऑफ कर देंगे, आपका कम्युनिकेशन। ऐसा हो नहीं सकता। इंटरनेशनल गारंटीज होती हैं, ऐसा करेंगे तो उनको नुकसान होगा, हमें नहीं होगा। और वो नुकसान और फायदे से कतई नजर दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा होता है। दूसरी बात है कि अगर वो हमारी कम्युनिकेशंस मॉनिटर करना चाहें तो उनको पूरा पीटीसीएल खरीदने की जरूरत नहीं है। अब तो इंटरनेट के ऊपर शाहद सिद्दीकी है कराची से। जी शाहद भाई। वालेकुम सर। मेरा एक लोकल ट्रेन, सर्कुलर ट्रेन जो चल रही है, जी सर्कुलर ट्रेन कराची का 110 हिस्से पे चलेगी। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि 24 फाटक आएंगे। हर फाटक जब बंद होगा तो हसन स्क्वायर तक, नाजमात तक, शेषा तक, फला तक ट्रैफिक अलग जाम रहेगी। वो ट्रेन में तो गुजरना का। इसकी जगह मैंने बहुत अरसे से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई इस पर सड़कें बना देते। राइट लेफ्ट की जो जमीनें थी, वो जो अरबों खरबों की जमीन है, वो पूरी अदलिया समेत सारे इवेंट चीफ फौज वो सब मिलके अपने सामने नीलाम करते। उससे खुदा रहा वो जो 10 अरब तो कराची को नहीं मिलेगा, 20 अरब मिलेगा नहीं, उसी से कोई डेवलपमेंट। शाहद भाई देखिए, बात ये कि अब क्योंकि शुरू हो रही है, और जैसे हमने कहा कि महदूद पैमाने पे अभी शुरू हो रही है, तो होपफुली आगे चलेगी, ग्रीन लाइन भी चलेगी, तो कुछ ना कुछ अब ना होने से 1/10 होना भी जो है बेहतर है। ये है। तो हाइसा खान हैं हमारे साथ इस्लामाबाद से। जी हाइसा, हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। जी सर, मैंने एक ये चीज़ हाईलाइट करनी थी कि अभी पिछले दिनों हम सबको पता है कि फ्रांस में काफ़ी लाइक वो हुआ था ब्लास्फेमस कंटेंट, एंड देन ऑल द मुस्लिम्स अराउंड द वर्ल्ड उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड प्रोडक्ट्स वगैरह बैन किए। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मुझे ऑनेस्टली ये लॉजिकल नहीं लगता। मतलब हम ठीक है उनके प्रोडक्ट्स बैन कर लेते हैं, आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सारे मुसलमान मुल्क सोचें कि हम दुनिया में कहाँ खड़े हैं। ना तो हम साइंस में आगे हैं, ना तो हम टेक्नोलॉजी।
कल को ये सारा वेस्ट हमारे खिलाफ हो गया तो ये जो हम फ़ोन इस्तेमाल करते हैं इवन दिस वुड नॉट, मतलब हम इसको नहीं यूज़ कर सकेंगे बिकॉज ये सारी टेक्नोलॉजी भी ये कंट्रोल कर रहे हैं, दे आर कंट्रोलिंग, मतलब दे आर लिटरली कंट्रोलिंग द वर्ल्ड। तो हम सिर्फ 2-4 प्रोडक्ट्स बैन करके एक सिंबॉलिक जेस्चर तो शो कर सकते हैं, लेकिन डोंट यू थिंक इट्स हाई टाइम कि मुसलमान मुल्क वाकई में सोचें कि हम दुनिया में लाइक वेयर आर वी स्टैंडिंग और हमारी क्या पोजीशन है, मतलब यू नो एजुकेशन के सेक्टर में और बाकी जो प्रोडक्टिव काम है। मतलब हम वैसे इंडिविजुअल्स हैं कि मतलब कहना नहीं चाहिए लेकिन हम क्या कर रहे हैं, मतलब यू नो वी आर जस्ट पीपल अपॉन पीपल फॉर एब्सोल्युटली नो यूज व्हाटसोएवर। हम जज्बाती लोग हैं बीवी, और हम यही करते हैं, हम नी जर्क रिएक्शन लेते हैं, हम सिंबॉलिक जेस्चर्स करते हैं। आप कह रही हैं इट इज़ पास्ट टाइम, आई थिंक इट इज़ वेल पास्ट टाइम, ठीक है ना। और कब से ये बात हो रही है? नहीं, कब से ये बात हो रही है। और दूसरी बात वही है ना यार कि आई मीन क्या सबसे बेहतर बदला आप किसी से क्या ले सकते हैं कि आप अपने आप को बेहतर करो यार, ठीक है ना। हमारी इन चीज़ों से ना ये उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ्रैंकली स्पीकिंग, इट्स ऑल देयर इज टू इट, ना ही हमें कोई फ़ायदा मिलता है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। याहिया हनीफ हैं कराची से। जी याहिया साहब, अस्सलाम वालेकुम तीनों भाइयों को। यकीनन आप लोग कराची से लेकर खैबर तक तमाम लोगों के मसाइल को देखते हैं और उनका जिक्र भी ज़रूर करते हैं। मेरा सवाल ये है जनाब अली आप लोगों से कि मैं हर वक्त ये सुनता हूँ कि पॉलिटिशियन चोर हैं, तमाम चोर हैं, और मैं आप लोगों को सवाल करना चाहिए 70 साल 72 साल तारीख के अंदर कोई पॉलिटिशियन अच्छा भी पाकिस्तान में आया है या तारीफ? मैं लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, देखें अगर आपको कोई अच्छा लगे या बुरा लगे, तारीफ को आप मस्त नहीं कर सकते। जिसने बल्ब इजाद किया, चाहे वो क्रिश्चियन हो चाहे मुसलमान हो, कुछ भी हो, उसकी तारीख बन चुकी है, उसने बल्ब इजाद किया, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। अब मसला ये कि हम ये सारा जो सियासतदानों का दौर है इसका एहतसाब करने के लिए तैयार है। 33 साल जिन्होंने हुकूमत की उसका एहतसाब क्यों नहीं होता? और वही सियासतदान चोर होते हैं, वो अच्छे बन के उनके दौर में आ जाते हैं। तो कोई यानी आप ये देखें कि हमें मुसलमान करने के लिए ज़ियाउल हक साहब आए और एक हमें मॉडर्न करने के लिए मुशर्रफ साहब आए, उसका कोई जिक्र नहीं है। ना हम मुसलमान से ही बन सके ना हम मॉडर्न बन सके, तो हम किस जगह खड़े हैं? मैं पहले भी सवाल करता हूँ लेकिन मुझे इसका तफसीली जवाब है। हम पेंडुलम की तरह झूल रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। और आपकी बात ठीक है, जाहिर है सिर्फ सियासतदान चोर नहीं हैं, करप्ट नहीं हैं, बाकी जो तमाम इदारे हैं उनमें भी ये सारी की सारी चीज़ें बदरजाए उत्तम मौजूद हैं, वहाँ पर भी करप्शन होती है। और अभी अगर ऑडिटर जनरल की नई रिपोर्ट्स आई हैं, अगर आप पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा इदारों में क्या करप्शन होती है, क्या नहीं होती। ये जो मंजन है ना यार, जो मतलब 70 पता नहीं 65 सालों से हमें बेचा जा रहा है, मेरा ख्याल है आप ये इसके खरीदार भी बहुत कम रह गए हैं। ऑनेस्ट टू गॉड, आई मीन जिस शिद्दत के साथ लोग एक दफ़ा बात, लेकिन ये पता है ये मंजन वो है, ये जो हम बचपन से साबुन इस्तेमाल करते आते हैं ना, उस तरह का ये मंजन है। मसला इंडिया हमेशा बिकता है, इस्लाम खतरे में हमेशा बिकता है, करप्शन हो रही है, ये हमेशा बिकेगा। वो एक फिल्म का डायलॉग था ना कि मार्केट थोड़ी कम हो गई, ये डायलॉग जो है सदियों से पिट रहा है मगर जब भी बोला गया हिट रहा है। ये सही है। तो ये बात है याया भाई, आपकी बात ठीक है। डॉक्टर वक़ार हैं मुल्तान से। जी वक़ार साहब। जी साहब। जी सर। बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जी पहले तो मैं बहुत ही अप्रिशिएट करूंगा आपके प्रोग्राम को, बहुत इससे दुआ की कि कोई ऐसा भी प्रोग्राम हो जिसमें जो सियासतदान है उनकी आपस में बहस की बजाय आवाम को थोड़ा मौका दिया जाए कि वो भी अपने। मैं आपको सियासत के बारे में तो एक छोटी सी मेडिकल से रिलेटेड ही बात बताऊंगा कि हमारी सियासत का वो हाल है जैसे एक पेशेंट आता है जिसको बेसिकली तो कैंसर है, लेकिन डॉक्टर देखता है उसके हाथ भी ठीक है, बाजू भी ठीक है जी, पैर भी ठीक है जी, लेकिन वो ये नहीं बता पाएगा कभी भी कि इसको कैंसर है। वो तो हम ना बता पाएंगे ना वो शायद कभी ठीक हो पाएगा। तो दूसरी चीज में जिसकी तरफ तवज्जो देना चाह रहा था, आप यकीनन आप बहुत ही मज़ेद हैं और आम लोग हैं, तो उसमें सर एक मैसेज दें इनको प्लीज, और शायद बार बार दें कि प्लीज ये किसी भी नेशन से जो मुल्कों ने वैक्सीन बना ली है कोरोना की, उनसे इन्होंने कोई मुआहदा भी किया है या ये वही भीख का इंतजार करेंगे? क्योंकि जिस तरह पोलियो वाले आज पूरी दुनिया से पोलियो खत्म हो गया और हम आज तक वो हमें ला के मुफ्त में आके पिलाने। चाइना के साथ एक डील हुई है सरकार जी, कोलैबोरेशन हुआ है और उस पर काम हो रहा है और उसकी जो वो टेस्टिंग भी है, आजमाइशें भी शुरू हो गई हैं, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। उसके अलावा जो है
कोई $150 मिलियन ये मार्क किए हैं इन्होंने कि अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में जैसी वैक्सीन आती है तो उसको उठाने के लिए, लेकिन वो सेकेंड क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर तक पॉसिबल हो पाएगा। गेम ही नहीं है ना, तो यानी ये वेव जो है EU, US और UK ने जितनी डोजेस पहले से ही प्री बुक कर ली हैं, पहले वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे, फिर हमारे यहाँ बहुत बड़ा जो मसला है वो सप्लाई चेन का होगा, कोल्ड चेन का होगा। हम पोलियो वैक्सीन में तो कोल्ड चेन हम बरकरार नहीं रख सकते, -70 का कैसे रखोगे यार, सीधी सीधी बात है, आप नहीं कर सकते। तो अभी बेनजीर शाह के एक बहुत तफसीली आर्टिकल आज ही आया था इनफैक्ट यही चाइनीज वैक्सीन के बारे में, तो उसमें काफी इंटरेस्टिंग हमारे सिर्फ वही वैक्सीन कारामद होगी जो रूम टेम्परेचर पे भी एफिकेसी दे, या कम से कम फ्रिज वाली यार। हाँ, अगर रूम टेम्परेचर नहीं, अब तो वो पोलियो ड्रॉप्स भी थर्मस पे रखे, यही तो क्या। तो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। अब्दुल सत्तार साहब हैं सखर से। जनाब जी सर मैं एक बात कहना चाहता था कि इंसाफ के सिवा कोई भी माशरा, कोई भी रियासत ताकत से कायम नहीं रह सकती। आज कश्मीर में ये हुआ कि कल जो एक वाकया हुआ था कुछ दिन पहले के, एक जवाबदार गिरफ्तार हुआ रफीक मलिक के नाम से, जी। और हमें बड़ी खुशी हुई, हमने सिंध पुलिस के जो स्टेप था हमने इसको अप्रिशिएट किया। आज 2-3 घंटे पहले खबर आई कि वो जवाबदार उसको आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए ले जाया गया कि क्राइम सीन पे, कि वो दूसरे जवाबदार को पकड़ने जा रहे, फिर पता चला कि उसकी लाश मिली, उसे गोलियां मार दी गई। तो इस किस्म के अगर किसी भी इंसाफ को कायम करने के लिए, आपको पता है आजकल हम लोग जज्बाती बहुत हो रहे हैं हर मामले में, तो जाके उसे गोलियां मार दी गई। नॉर्थ सिंध में स्पेशली पूरी सिंध में ये हुआ है कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स होती हैं, हाफ फिराई फुल फिराई के नाम पे। हमारे एसएसपीस, हमारे एसएसपीस और एसएचओ सोचते हैं कि भाई हम लोग जो है वो इंसाफ या इस तरीके से अमन अमान कायम करा सकते हैं या ऐसे इंसाफ दिलवा सकते हैं कि लोगों को आप गोलियां लगा के मार दें। तो ये जो चीज़ें हैं स्पेशली ये इन किस्म की चीज़ों से माशरे कहाँ जा रहे हैं। आप अगर फर्ज करेंगे, कल एसएसपी साहब आपके प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे कि मैंने एटीसी पे कलम लगा दी। दहशतगर्दी की अलग डेफिनेशन है, क्राइम की जो भी रेप की सज़ा उसकी जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हमारे पास 28 ऐसे जराइम हैं जिसमें फांसी की सज़ा है। कत्ल की सज़ा तो कत्ल हमने सुनी है, मगर एटीसी की कलम लगाना, अब फर्ज करेंगे एटीसी 97 में बनी थी हमारे पास, और उस वक्त टाडा भी बनी थी। टाडा 3 साल के बाद ख़त्म हो गई, मगर एटीसी हमारे पास अभी तक कायम है। 2 लोग अस्पताल में लड़ पड़े तो आप एटीसी के कलम लगा देते। एसएचओ मकामी सतह पे कहता है कि मुझे 2 लाख दो, मैं इस क्राइम में भी आपको एटीसी लगा दूंगा। तो ये जो आज वाकया हुआ है, मैं आपसे ज़्यादा वो नहीं कहना, आज जो वाकया हुआ है, क्या आप इसे जस्टिफाई करेंगे कि आप उस जवाबदार को बजाय इसकी कोर्ट में ट्रायल कर दें, फिर हम अपनी कोर्टें बंद कर दें? अगर यही होना है हमारे मुल्क में, इस हवाले से आपका ओपिनियन चाहूँगा। इट्स अ क्वाइट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, और ये मोरालिटी के मसाइल हैं, और वो जो एक कदीम एक कहावत है कि सफाई का हक़ जो है वो आदमखोर इंसान को भी हासिल है कोर्ट ऑफ लॉ के सामने। बिल्कुल मैं आपके आर्गूमेंट से जो है बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि आप होना यही चाहिए, बल्कि मेरा अपना ख्याल ये था कि जब ये ख़बर आई है तो मैं बशीर से यही कह रहा था कि यार उस पर जो दफ़ात लगाई हैं और जो उसने किया है वो तो ऑटोमेटिकली कोई भी अदालत जो है उसे फांसी ही देनी थी। बिल्कुल इस तरह के क्राइम में जो एक तो वो ठीक है कि कन्विक्शन बहुत कम होता है, लेकिन जो हमने अभी पिछले 1-2 साल में 2-3 कन्विक्शंस देखे हैं वो सीधा सीधा फांसी की एक मामला हो जाता है। थोड़ा सा वक्त लगता है ज़रूर है, लेकिन वो एक पूरे प्रोसेस के तहत अच्छा, और इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता। मसलन जैसे कसूर का जो वो आदमी था जिसने ज़ैनब को कत्ल किया था रेप करके, वो मेरा ख्याल है 1.5-6 महीने के अंदर फांसी उसका फैसला हो गया था। अच्छा, और ये एक अच्छी बात है कि कम से कम बाज़ जो शोबे हैं जैसे ये रेप या रेप के बाद किलिंग जो है, इस पे और मुकदमात में रियासत स्पीड दिखाए ना दिखाए, इनमें दिखा देती है, और खासतौर पे जहाँ पर इतना पब्लिक प्रेशर होता है। अच्छा, अब इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि बंदा पकड़ा गया था, ठोस आपके पास सबूत थे, ठीक है, तो लॉजिक नहीं बनती कि आप इसको
अगर हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये एक इनकाउंटर था, जो जिस तरह हम इनकाउंटर का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पुलिस का जो वर्जन है वो जरा बता दें कि वो उन्हें लेके जा रहे थे जो को एक्यूज था उसको पकड़ने के लिए, और वो को एक्यूज ने फायर कर दिया और उसे मुजरिम ही। अच्छा, अब माना कि कोई भी जो ये खबर सुन रहा है 99% वो यही अज्यूम कर रहे हैं कि नहीं पुलिस ने ही इसको उड़ा दिया है। हो सकता है कि ऐसा ना हुआ हो सकता है कि पुलिस जो वर्जन दे रही है वो आई एम जस्ट सेइंग कि अभी हमारे सामने हम गेस अज्यूम उनका सवाल है कि अगर ऐसा हुआ है तो नहीं होना चाहिए। आई थिंक देयर इज नो टू वेज अबाउट इट, बिकॉज़ ये एक बड़ा ओपन एंड शट केस था। मैं ये नहीं कह रहा कि ओपन एंड शट केस में आप अगर ना हो तो आप उड़ा दिया करें बंदों को। इसका काउंटर आर्गुमेंट ये है जो मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, लोग कहते हैं कि यार इंसाफ में जितना टाइम लगता है, और जो इस केस में क्योंकि वो जो खातून है वो खुद इस काबिल नहीं थी कि वो परसू कर पाती, रियासत ने खुद उस चीज़ को ले लिया था अपने सर। इसीलिए तो कहते हैं कि रियासत अगर वाकई कॉमन आदमी के साथ सिंसियर है तो प्रोसिक्यूशन का सिस्टम जो है प्रोसिक्यूशन का वो ठीक करे, स्विफ्ट करे, वही सबसे बड़ा एहसान होगा। ये इंडिविजुअल मिसालें गुस्सा ठंडे करने के लिए तो ठीक है, हो सकता है दिल में मैं कहूँ अच्छा यार ठीक है, हो गया, सही किया इस बंदे के साथ, वही आप वाली बात की, अदालती निज़ाम ऐसा है। लेकिन सवाल ये है कि जितना रेप संगीन है उतना ही ये बात भी संगीन है कि अदालती निज़ाम ऐसा क्यों है, उस पर भी तवज्जो दी जानी चाहिए। तो ये ऐसा है। एक वक्फा ले लो। वेलकम बैक, और हमारे साथ हैं मुजाहिद शाह साहब फैसलाबाद से। जी मुजाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, फरमाइए। हमारे बड़े हैं हमारे सर आंखों, थोड़ा सा आवाज़ सर, आप हमारे बड़े हैं हमारे सर आंखों पे सर, आप बड़ी मेहरबानी, थोड़े से आवाज़ ज़रा बुलंद कीजिएगा। जी सर, मैंने सर बात करनी थी फैसलाबाद की हालिया सूरत के हवाले से, और आपकी राय जानना चाहता था कि यहाँ पे इमरान खान साहब के सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर हैं मोहम्मद अली साहब, बेस्ट आरपीओ है रिफत अली राजा साहब, बेस्ट सीपीओ है सुहेल चौधरी साहब। लेकिन सर आप यहाँ पे हैरान देखेंगे कि मेरे करीब में एक औरत है जिसकी 2 बेटी हैं, और उसके बेटी की शादी थी और उसका घर लुट गया शादी से 2 दिन कबल, और पुलिस की हाल बिल्कुल बुरा हाल है यहाँ पे सर, रोड का स्ट्रक्चर बहुत बुरा हाल है, एमएनएस आपस में लड़ रहे हैं, एमपीज आपस में लड़ रहे हैं, और सर हम इतने दिल बर्दाश्त है फैसलाबाद के अंदर के यहाँ पे महंगाई का रेट हाई लेवल पे है सर। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये लॉलेसनेस। आपका सनती मरकज़ है ये। आप इस्लामाबाद में यार अवैस लगारी के घर डाका पड़ गया कल, शाबाश, जो साबिक वजीर भी रहे और फारूक लगारी के साहबजादे भी, उनके घर। तो इस्लामाबाद के अंदर बहुत क्राइम रेट बढ़ गया है, रावलपिंडी और ये हर जगह हो रहा है, कराची में भी तो है ही है, कराची में तो कांस्टेंट एक रहता है। लेकिन ये वाकई बहुत वरीसम बात है। होपफुली जो भी है खान साहब की हुकूमत इसको देखेगी, बुज़दार साहब, और पुलिस भी इसको देखना चाहिए सीरियसली। तारिक बिन यूसुफ साहब हैं कराची से। जी तारिक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैं कराची और गवादर के हवाले से जी फरमाइए बात करना चाहता हूँ। जी। कराची हमारा पहले कैपिटल था, तो हम दोबारा इसको अगर हम कराची को विंटर कैपिटल बना दें और इस्लामाबाद को समर कैपिटल हम कर दें, तो आई थिंक इट विल बी अ गुड आइडिया कि कराची को हम सेव कर सकते हैं। अदरवाइज तो कराची में जो भी चीफ मिनिस्टर आता है कराची से तो बिलोंग करता नहीं है, जबकि 3 करोड़ की आबादी है कराची की। कराची को हम पेरिस तो क्या लाड़काना भी नहीं बना सके, मतलब लाड़काना तो ना ही बनवाएं। नहीं मैं बता रहा हूँ, उससे भी वर्स्ट कर दिया हमने। नहीं उससे भी वर्स्ट कर दिया हमने ना सर। तो इसमें जब तक फेडरल गवर्नमेंट आगे नहीं आएगी, इसको टेक ओवर नहीं करेगी, आई डोंट थिंक सो कि ये जो आप इसका हाल देखें कराची का, मुंजो दाड़ो से भी मेरे ख्याल से मैं यहाँ फिर रोकूंगा। मोइंजो दाड़ो बहुत बेहतर, मोइंजो दाड़ो को इज्जत दो यार। मतलब वो वहाँ पर जो आसार मिले हैं वो लगता है कि यार मतलब खासा मॉडर्न सेटअप। हाँ एवरीथिंग। कभी मोइंजो दाड़ो चाहिएगा। हाँ जरूर, बिल्कुल। नहीं लेकिन वैसे ये एक बात है कि आई थिंक एक जो बहुत इस मुल्क के साथ जो बुरा हुआ था ना, वो ये हुआ था कि जब कराची से कैपिटल इस्लामाबाद गया था। नॉट हैपन। जावेद सिद्दीकी हैं लाहौर से। जी जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जावेद साहब। हेलो।
मेरे ख्याल में जावेद साहब जो हैं वो इंतज़ार करके होल्ड पे चले गए हैं। सजाद अनवर साहब हैं लाहौर से ही। अस्सलाम वालेकुम सजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर। आप लोगों का प्रोग्राम इसलिए देखता हूँ कि इस वक्त दूसरे चैनलों पे तो बाज़ औक़ात ऐसे लोग बैठे होते हैं कि वो जो मज़ाहिया प्रोग्राम होता है लेकिन बहुत ही संजीदा गुफ्तगू होती है आपके प्रोग्राम में और खुशी होती है। लेकिन मैं आपसे एक दो सवाल ये करना चाहता हूँ कि क्या जर्नलिज्म पाकिस्तान में मरती जा रही है या ख़त्म हो गई है कि अगर एक इंटरव्यू बिलावल का आता है तो वो भी बीबीसी का कोई रिप्रेजेंटेटिव ले रहा होता है और वो डिस्कस होता है 4 दिन 5 दिन। अगर कोई मरियम बीबी का इंटरव्यू होता है तो वो वॉइस ऑफ अमेरिका का कोई बंदा ले रहा होता है या गालबन मैं स्वैप कर रहा हूँ। बहरहाल हमारे यहाँ जो खबर जो ओरिजिनली आनी चाहिए, क्रिएट होनी चाहिए, वो किसी टीवी चैनल पे नहीं होती। और जो मैंने देखा है कि जो इश्यूज होते हैं उनकी बजाय बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के हमारी आजकल की जर्नलिज्म हो रही है। मसलन मैं बताता हूँ आपको कि पिछले कई दिनों से ये बात चल रही थी कि जी मरियम बीबी जो है वो ये नैरेटिव दे रही है कि मिलिट्री के खिलाफ या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तो ये मुल्क दुश्मनी है। अब अगर वो कह रही है कि मैं बात करूंगी तो कहा जा रहा है कि ये वो तो एजेंट बन गई एस्टेब्लिशमेंट की और ये लोग तो स्ट्रगल नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप मीडिया किधर जा रहा है सर? मीडिया ये मसला ये है सज्जाद भाई, मैंने कई दफा वैसे मुबशर भाई आपको देखा है दूसरे चैनल्स पे भी बैठे होते तो आप भी बाज़ औक़ात ना हमारे मतलब उन लोगों की गुफ्तगू के साथ बैठ जाते हैं। कहीं तो ये तय करना पड़ेगा कि कोई सच्ची बात करने वाले लोग जो हैं वो किसी एक साइड पे हों या एक साइड पे ना भी हों तो उन आवाज़ों को कहीं ना कहीं तो रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए ना। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सज्जाद भाई। इसीलिए आप देखते हैं कि सोशल मीडिया पे सबसे पहले वो चीज़ें आ जाती हैं और टीवीज़ जो हैं जितने न्यूज़ चैनल्स हैं वो रिलेक्टेंटली फिर या मजबूरी की हालत में उसको उठाते हैं और अपनी अपनी मर्जी की एक और चीज़ें उठाते हैं। जो चीज़ है ना जो इनका जो पहला पॉइंट था वो इस पर थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। बिलावल का इंटरव्यू, मरियम का इंटरव्यू, दोनों बीबीसी उर्दू, ठीक है, फिर वीओए के इंटरव्यूज़ वो चलते हैं यहाँ पर, हालांकि लोकल इंटरव्यूज़ भी होते हैं। आई थिंक एक काफ़ी हद तक आर्ट ऑफ द इंटरव्यू हैज़ बिन लॉस्ट। ठीक है, अब मैंने जो 2-3 पिछले जो इंटरव्यू देखे हैं, पहले जो इंटरव्यूअर है उसका सवाल ही इतना लंबा है, मतलब कोई 10 मिनट का तो उसने अपने इंट्रोडक्शन दी है कि सर ये हुआ ये हुआ ये हुआ और ये हुआ, भूल जाता है कि पूछना क्या था। सर सब्जेक्ट आप नहीं है, सब्जेक्ट दूसरा बंदा है, आपने उससे सवाल करने, आपने अपनी मालूमात नहीं दिखानी, यू नो। और फिर काउंटर क्वेश्चंस, फॉलो अप क्वेश्चंस कोई करता ही नहीं है। किसी ने कोई एक बात कर दी आप उसको कम से कम ये कि जो जवाब दे रहा है वो नहीं सुनते। इस दौरान नया सवाल वो कर रहे होते हैं कि अगला क्या पूछ रहा है। क्योंकि मकसद ये नहीं है कि मैं अच्छा इंटरव्यू करूं, मकसद ये है कि यार टिक बॉक्स कर दिया, टिक बॉक्स तेरे पुराने किस तरह देखा तूने, यू नो, इस तरह का सीन है। लेकिन वो यही तो कह रहे हैं कि सोहेल वड़ाइच साहब यार, ही डज अ गुड, सोहेल वड़ाइच साहब इंटरव्यू करेंगे यार, वो इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यू करते हैं। चलें वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वेलकम बैक। हबीबुर रहमान साहब है फैसलाबाद से। जी हबीब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। सर मैं पीटीसीएल का 2008 का ना मुतासरीन में से शामिल हूँ। जी सर। तो आपसे कुछ गुजारिश चाहते हैं जी, क्योंकि अब हमारा मामला जो है ना वो ह्यूमन राइट्स की तरफ जा रहा है, क्योंकि ना तो ये पीटीसीएल वाले सुप्रीम कोर्ट को मान रहे हैं, ना सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी को मान रहे हैं। हबीब साहब, आपने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू फाइल की थी? फाइल का कोई फायदा नहीं हो रहा, क्योंकि 2015 का एक केस डिसाइड हुआ है मसूद भट्टी साहब वाला, उस पे इम्प्लीमेंटेशन सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी बार बार कह रही है कि उसको लॉन्च करें, अगर वो उस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे। ओके, देखिए सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी है ना वो रेकमेंड कर सकती है, वो इंश्योर नहीं कर सकती इम्प्लीमेंटेशन।
इम्प्लीमेंटेशन जो इंश्योर होती है वो कोर्ट के ऑर्डर पे होती है। और उसका क्या और उसका अगर कुछ नहीं हो रहा तो सेनेट की कमेटी कुछ नहीं कर सकती। मेरा ये ख्याल है कि अगर आप तौहीन अदालत का जो है वो फाइल कर दें कि कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद नहीं हो रही, तो शायद कोर्ट इस बात को तस्लीम करे और इम्प्लीमेंट कराए। ठीक है, तो उसके आगे सर शहनाज लगारी साहिबा, बस वही मसला है जो शहनाज लगारी साहिबा हैं मीरपुर खास से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, तीनों को सलाम कहती हूँ। और मेरा सवाल बहुत देर से होल्ड कर रही थी, बहुत मुश्किल से कॉल। सॉरी जी। जी जी फरमाइए। और जी मेरा ये है कि मसला जो एक कल परसों एक इंटरव्यू दिया था वज़ीर आज़म साहब ने निजी टीवी को जी, तो वो उसमें वो जस्टिफाई कर रहे हैं एक तरह की करप्शन को कि भाई जो वोटर हैं वो उनके हल्कों को नौकरी दी जा रही है, तो कोई ये बुरा मसला नहीं है। तो यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी ऐसा ही हुआ था, वो भी बसवाना इलाके से थे, तो उनके खिलाफ भी चार्जेस लगी थी मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे इल्म है। और दूसरा मसला ये है कि ये जो अपोजिशन लीडर हैं या जो जैसे खुर्शीद शाह साहब हैं, सबका अपोजिशन लीडर हैं, तो जो भी है उनको कैद करने से क्या फर्क पड़ेगा? आप ECL में नाम डाल दें, कम से कम उनके इलाकों की उनको नुमाइंदगी तो करने दें। अब कोई मसला वो अपने लेकर कहाँ जाएगा? तो और अभी परवेज इलाही के खिलाफ भी इंक्वायरी बंद हो गई, तो उनका ECL में नाम डाल दें, वो तफ्तीश में आप लोगों से मुखातिब होंगे और अपोजिशन इतने वोट लेकर आएंगे और अपोजिशन के लीडर्स को सबको ये हुकूमत भी है और दूसरे जो भी इनके त्याग में वो लोग उनको बुरा भला कहते हैं, तो उनका उनसे वोटर्स की दिल आजारी होती है। ठीक है, मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अभी हम लोग पार्लियामेंट में देखते हैं तो हमारा बड़ा दिल दुखता है, एक दूसरे को गाली गलौज, एक दूसरे के खिलाफ गलत नाज़िबा अल्फाज, और हम लोग उसको देख देख के बेजार भी हो गए और परेशान भी हो गए। आपका तजिया सर आंखों पर बहुत, आपने जो बातें की रेलेवेंट हैं, मगर समहाउ एक सर से पांव तक नैब जो है वो अपोजिशन के पीछे है और ओवर ज़ीलस भी हुई है। तो क्या करें, सियासी इंतकाम है, बस जिसकी हुकूमत होती है वो दूसरे के साथ यही करता है। बदकिस्मती से हमारी तारीख ऐसे ही रही है। मुझसे साहब खोसो साहब हैं, अब्दुल लतीफ़ खोसो हैं सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम खोसो साहब। सर मैं सक्खर से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टेलीग्राफ टेलीफोन डिपार्टमेंट का साबका मुलाजिम। ओके, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है 2008 में जो हमें VSS दिया गया था ना सर, हमारे अपार्टमेंट टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में भी हम सरकारी मुलाजिम थे, ठीक है ना सर। तो 2008 में मेरी अभी जो सर्विस हो रही है ना 19 साल हो रही है। हालांकि 10 साल से ऊपर वालों को इनको पेंशन देनी चाहिए थी, जिससे हमें महरूम रखा गया। वो PTCL की तरफ से 98 में VSS पिला दिया गया था, उसमें 10 साल वालों को मना पेंशन दी गई थी। इसलिए हमारी गुजारिश यही है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, दूसरों से, इंसान हकूक़ वालों से, कि जो 2008 वालों से खास तौर पे उनको EOBI पेंशन कार्ड से भी महरूम रखा गया, ठीक है ना सर। और ये जो हमारी जो पेंशन है 10 साल से ऊपर बननी चाहिए थी, हमें मिलनी चाहिए। आप इस सिलसिले में कोर्ट से रुजू कर सकते हैं और ये भी देखना होगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स थे क्या उसके अंदर ये प्रोविज़न थी। बदकिस्मती से ऐसा होता है कि अब कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स के अंदर जो है ये प्रॉब्लम्स आती हैं। सिस्टमैटिक गेम खेली जाती है, बहुत बड़ी सिस्टमैटिक गेम खेली जाती है और जो एक आम बंदा समझ भी नहीं सकता जिस तरह ये करते हैं। और ये तो एक केस है, आपको पता है, PDCL नेशनल बैंक है और मतलब हज़ारों केसेस में तरीक़ा वारदात एक ही है। अगर ये इतना ही आसान हो तो वकील जो 50-50 लाख करोड़ है वो क्यों लें? अगर ये इतना ही आसान, तो क्या। आज इतना ही, वक्त ख़त्म हो गया। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी मंडे को मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।